तो हम लोग फिर से अपनी चर्चा को आज इस काशीराम जी की स्मृति के अवसर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भारत का एक आंदोलन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो कुछ भी आंदोलन हुआ है और उसके लिए हमारे अपने महापुरुषों ने जो संघर्ष किया वो एक बड़ी देन है। तो इस आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। काशीराम जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होता तब तक सामाजिक न्याय का नारा एक धोखा है। और हम जानते हैं कि भारत के अंदर में आज भी जाति प्रथाएं हैं, आज भी रूढ़ी परंपरा, विश्वास और न जाने कितनी ऐसी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को अपने जीवन काल में उतारते हुए लोग जो है कितने दुखी और कितने अनेक प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज हमने इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया है माननीय गणवीर राजवर्धन जी को, जो कि एक एम्प्लॉय रहे हैं बैंक में और उन्होंने काफ़ी अपनी सेवाएं प्रदान की है। और रीवा, सतना और उधर पे मथुरा जैसे इलाकों में रहते हुए भी उस काल में जब बहुत सारी समस्याएं भारत के अंदर में थी, उधर पर उन्होंने जब वो अपना काम कर रहे थे तब उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था। तो हम आज इस अवसर पर उनसे जानना चाहेंगे कि आज देश के जो हालात हैं दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और इस बिगड़ते हुए हालात में हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और उस महत्वपूर्ण विचार को आज हम वर्तमान में किस रूप से हम देख सकते हैं। और तब हम जानना चाहेंगे कि आज देश के अंदर में जो बहुजन मूवमेंट है, वो बहुजन मूवमेंट का किस तरह से हालात हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे अवसरों पर हम चाहेंगे माननीय गणवीर राजवर्धन जी से कि भारत में जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में और देश के अलग अलग कोने में खासकर महिलाओं के साथ में जो उत्पीड़न होता है, अब ये उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन और क्यों, ये इस पर आपके किस तरह के विचार है। तो हमारे दर्शक या हमारे जो पार्टिसिपेंट लोग हैं काफ़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर हम चाहेंगे कि आप अपने विचार को प्रस्तुत करें, जिससे हमारे दर्शक काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं आज इस काशीराम जी की स्मृति दिन के अवसर पर। माननीय गणवीर राजवर्धन जी। सभी को मेरा सप्रेम जय भीम। आज मान्यवर कांसीराम साहब, इनकी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं सर्वप्रथम मैं मन पूर्वक उनको अभिवादन करता हूँ, आदरांजलि देता हूँ। और जो आज चर्चा सत्र में डॉक्टर भंते चंद्रकीर्ति जी ने मुझे चर्चा सत्र में बोलने का जो अवसर मुझे दिया है, उसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूँ और सभी को मेरा सप्रेम जय। आज हमारी भारत देश में लोकतंत्र में जिस तरह बाबा साहब ने हमें लोकतंत्र बना के दिया, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार इस देश में रहने वाले बहुजन लोगों के लिए दिया, परंतु बाबा साहब बाबा साहब के जाने के बाद इस देश में जिस तरह बहुजनों ने जिस रास्ते पर ले जाने के लिए बाबा साहब ने रास्ता बताया, मगर आज हम लोग बहुजन समाज के लोग सीधे रास्ते से हम भटक कर और कहीं हम जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज उत्तर भारत में, पूरे भारतवर्ष में इस बहुजन समाज की हालत बहुत ही विकट होती जा रही। अपने आप को हम सुरक्षित महसूस नहीं हो रहे हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि आज हमारे बहुजन समाज में निष्ठावान लोगों की, नेता की, आज जो हमने आज हमने जो बहुजन समाज में जो नेतृत्व करने के लिए, बहुजनों का नेतृत्व करने के लिए हमने नेता चुने हैं, वो नेता निष्ठावान और कर्तव्यगार न होने की वजह से आज हमारे समाज की स्थिति बहुत ही विकट हो रही है। तभी आज हमें इतना बहुजन समाज बहुसंख्या में होने के बावजूद भी हमारी जो उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा दलितों की, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, आज
उत्तर भारत में 4 बार सुश्री बहन मायावती की सरकार बनी हुई है। आज के घड़ी में 10 सांसद उनके बने हुए हैं। लगभग 18-20 लोग विधायक है। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी ये उच्च जाति के लोग, मनुवादी लोग जो 15% लोग हैं, वो 85% लोगों के ऊपर हावी होकर आज हमारे महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। ये कमजोरी है, सही देखा जाए तो ये उनकी कमजोरी नहीं है। हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर ये मनुवादी लोग, ये 15% उच्च जाति के लोग हमारे ऊपर हावी होकर, वो निर्भय होकर, किसी का डर न मन में रखते हुए हमारे ऊपर अत्याचार हो कर रहे हैं। मगर आज भी हम बाबा साहब के विचारों पर हम नहीं चल रहे। अगर उत्तर भारत में बाबा साहब के विचारों को बाबा साहब के विचारों को आत्मसात किया हुआ होता, तो आज वहां पर आज भी अपने आप को दलित समझकर अपने आप को संबोधित करते हैं। इवन 4 बार बहन मायावती उन्होंने सरकार स्थापित करने के बावजूद भी जो बाबा साहब ने दलित जाति एक निम्न जात और ये अपमानित जात समझते होते हुए भी बाबा साहब ने हमें बौद्ध धम्म दिया है। बौद्ध धम्म एक अच्छा प्रतिष्ठित और अच्छा प्रतिष्ठित धम्म दिया है। तो बौद्ध धम्म को न स्वीकारते हुए अपने आप को दलित समझकर मैं दलित की बेटी हूँ और ऐसी अपमानित अपने आप को करते हुए आज वहां पर वो नेतृत्व कर रही है और वहां के लोगों को दिशा अच्छी दिशा बाबा साहब के विचारों को ले जाने की दिशा पर न ले जाते हुए अपने विचार वहां पर प्रस्तापित कर रही है, जिसकी वजह से हमारे बहुजनों की बहुत हानि हो रही है। इसके लिए हम चाहते हैं कि अभी परिवर्तन अगर नहीं होगा तो दिन ब दिन परेशानियां और ज्यादा बढ़ेगी और हमारे ऊपर आए दिन अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। जो मान्यवर कांशीराम जी ने राजवर्धन उत्तर जी, हम प्रदेश आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि मायावती जी ने जो देश के अंदर में, खासकर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार रहते हुए उन्होंने जो काम किए हैं, जैसे कि आप देखते ही होंगे कि महापुरुषों के सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने अपने काम को करने की कोशिश की। तो ये जैसे कि गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई, बहुत सारे जिले बनाए, गरीब लोगों के लिए आवास योजना लाई और न जाने कितने सारे उस काम को करने की कोशिश की है। एक सबसे बड़ी बात जो मनुष्य के लिए लगती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालय का निर्माण किए और साथ में उन्होंने अस्पतालों का भी निर्माण किया। कोई जैसी ये महामारी के समय में भी आप भारत में देखते होंगे कि जहाँ कहीं पर भी यदि वो सुविधा नहीं है, लेकिन स्थिति में कहीं जगह जाकर आप देखेंगे तो उनके द्वारा बनाए गए अस्पतालों में और शिक्षा के केंद्रों में काफी अच्छी व्यवस्था वहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो ऐसे समय में हम नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया। तो आप इस बात को हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि भारत के अंदर में एक ब्राह्मणी व्यवस्था लंबे समय से टिक कर रही है और वो अपना जादू हमेशा वो चला कर रखते हैं। तो इतना बड़ा हम लोग उनके लिए हम नहीं कह सकते, बल्कि उन्होंने सामाजिक रूप से और एक प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो काम किया, एक अनोखी मिसाइल कायम की है, ऐसा हमें लगता है। तो आपसे हम और भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम चलते रजनी मैडम के पास। उनके उनके जो अधूरी बातें थी उन बातों को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि वे एक महिला है और महिला होते हुए भी उनकी जो बात है मैं वो उस तरह से जानना चाहता हूँ, क्योंकि धम्म क्रांति बाबा साहब अम्बेडकर ने की है। ये एक बड़ा काम था बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन धम्म क्रांति से बहुत ज्यादा रिलेटेड मेरा चर्चा का नहीं है। ये हम जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर में अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की सोच ये थी कि किसी भी समाज का जो है वो विकासात्मक पहलू को यदि हमें आकलन के रूप में देखना है कि कैसे विकास हुआ, तो उन्होंने महिलाओं से अंदाज लगाने की बात कही थी। और देश में अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है और ये सभी समस्याएं बढ़ रही हैं।
ऐसे समय में आपके क्या मत हो सकते हैं या क्या विचार है जो देश में अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं और महिलाओं को के साथ उत्पीड़न हो रहा है और साथ में महिलाओं का आकलन यानी उत्थान का हम महिलाओं से ही लगाते हैं। तो ऐसे समय में आप क्या कहना चाहेंगे? रजनी नगारे मैडम, आप धर्म क्रांति के विषय को थोड़ा बाजू रखें और मैं जो जिस सवाल पर आपसे बात कर रहा हूँ इस पर यदि आप फोकस करते हैं तो कुछ बात बाहर निकल कर आएगी। जो विकासात्मक बातें हैं जो महिलाओं से बाबा साहब अम्बेडकर ने जुड़ी थी उन पहलुओं पर यदि हम बातचीत करते हैं तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि हम धर्म क्रांति के लिए 14 अक्टूबर और 25 अक्टूबर पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आज कुछ अलग सवाल या चर्चा के रूप में, ताकि हमारे लोग जो पार्टिसिपेंट हुए लोग हैं और जो दर्शक लोग हमारे साथ जुड़े हुए तो उन्हें यह जानकारी मिलने के बाद में इनलाइटेड होंगे और नई बात उन्हें समझ में आएगी। रजनी नगराले मैडम। हेलो। हाँ, आजकल जैसे सभी लोग अम्बेडकरी मिशन की बात करते हैं, हर किसी के मुंह से यही सुनते हैं कि अम्बेडकरी मिशन, बाबा साहब ने ऐसा किया, बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया। तो वास्तव में अम्बेडकर मिशन क्या है, इसको हम आज समझ ही नहीं पाए। सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारी यही है। यदि एक वाक्य में अम्बेडकर मिशन को समझना हो तो यह हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जो सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया प्रक्रिया ही अम्बेडकर मिशन है। तो हमारा जो विकास है, हमारा विकास कैसे हो? एक अम्बेडकरी और बौद्धिस्ट में क्या अंतर है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक अम्बेडकर और आपको मैडम कि हम मेरा जो सवाल आपसे है, जो हमारे लोग जुड़े हुए आज काशीराम जी की स्मृति दिन के अवसर पर, चूंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक तबका, एक पुरुष का तबका और एक महिलाओं का तबका, जो कि बहुत ज्यादा रेशो में अंतर नहीं पाएंगे आप। महिलाओं की संख्या और पुरुष की संख्या में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत ही फर्क होता है भारत के अंदर में। तो एक ऐसा वर्ग जो पुरुष है और एक ऐसा वर्ग जिन्हें महिला कहते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन बातों को जोड़ने की कोशिश की है मैं उस पर ही फोकस कर रहा हूँ। और भारतीय संविधान में भी वो समानतावादी नीतियों का समावेश किया गया है। तो क्या हमें नहीं लगता कि देश में महिलाएं जिस तरह से उत्थान की तरफ जाना चाहिए और कितने हद तक गई हैं, लेकिन अंदाजा जो लगाने की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी इस पर जोर देते हैं कि महिलाओं का उत्थान एक बड़ी बात है और समाज का हम अंदाज लगा सकते हैं कि उत्थान हुआ है। यदि हम दुनिया में भी नजर डालते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन, कनाडा हो, या फिर वो चाहे वो बुद्धिस्ट राष्ट्र हो, या फिर आप ईसाई राष्ट्र को भी आप लेते हैं, तो आप दोनों में भी आप या सर्व राष्ट्र में देखेंगे तो आपने देखा हो कि वहां पर महिलाओं को एक स्पेशल अधिकार दिया गया है और वो पुरुष के समान एक प्रकार से समानतावादी जीवन को जीने की कोशिश की है। लेकिन भारत एक ऐसा देश जहां पर आज भी महिलाओं के लिए उत्पीड़न की समस्या तो बनी है, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि कई तरह की आजादी उनके साथ में नहीं दी जाती है। ऐसे इस बढ़ते हुए युग में तो इसमें महिलाओं का कितना योगदान हो सकता है, मैं ये जानना चाह रहा था। कोई बात नहीं, हम आपसे बातचीत करेंगे। नानक जी से हम लोग लेते हैं। नानक जी हमारे साथ जुड़े हुए नानक एक युवा हैं और ये युवा होने के बाद इनमें एक बड़ी क्रांति की मिसाल है। हम जानना चाहेंगे कि एक उत्तर प्रदेश में आप गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं, यहाँ पर युवा का जो रुझान है वो धर्म के तरफ में कितना है और बौद्ध धर्म उनके जीवन के लिए प्रासंगिक रूप से बन सकता है या नहीं, या कितना रुझान है, कितना काम वहाँ पे चल रहा है? नानक जी। नानक जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ, यस, कंटिन्यू। हेलो। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो। यस, आवाज आ रही है। हाँ आ रही अभी है। जो अभी बात कर रहे थे ना कि अम्बेडकर मिशन क्या है, हाँ, तो जब हम बात करते हैं तो अम्बेडकर मिशन क्या है? शोषित समाज को समानता दिलाना। मुझे लगता है नेटवर्क बराबर नहीं है।
इनका नेटवर्क बराबर नहीं है। फिर से हम लोग चलते हैं माननीय वानखेड़े जी की तरफ में कि एक उन्होंने जो बात कही है, चूंकि किसी भी देश के उत्थान के लिए उस देश की व्यवस्था, उस देश का संविधान और उस देश की नीति तत्व किस तरह से काम करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है जो विकासशील राष्ट्र भी बना हुआ है। अब इस विकासशील राष्ट्र में अम्बेडकर के जो कुछ भी विचार है वो कितने प्रासंगिक है और हम उन चीजों को ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, क्योंकि कई प्रकार की समस्या समाज में पाई जाती है और वो समाज में पाए जाने की वजह से ही हम देखते हैं कि देश के अंदर में कई तरह की नीतियों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और यदि वह सकारात्मक दृष्टिकोण को यदि लिया गया, मानवतावादी विचार को यदि लेते हैं, तो वह राष्ट्र तरक्की करता है। तो आपको क्या लगता है माननीय वानखेड़े जी, हमारे देश में भारतीय संविधान का इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ? परम पूज्य डॉक्टर बाबा हेलो। साहब अम्बेडकर। नानक जी आपको लेते हैं, पहले गणवीर जी से थोड़ा सवाल पूछकर ये अपनी बात कहेंगे, उसके बाद आपको लेते हैं जब तक आपका नेटवर्क ओके जाएगा। ओके ओके सर, ओके ओके यस। ओके ओके। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया। इस देश में रहने वाले बहुजन लोगों के लिए, बहुजनों के लिए जो अधिकार वहाँ पे बना कर दिए हैं, ताकि जो मनुवादी विचारधारा बहुजनों के ऊपर हावी होकर उनका शोषण करती थी, उस शोषण से दूर करने के लिए बाबा साहब ने लिखित में, उन्होंने अपने हयाती में, अपने जीवन में हमारे बहुजन लोगों के लिए संघर्ष किया ही किया। परंतु मेरे जाने के पश्चात ये जो मनुवादी लोग हमारे बहुजनों का शोषण करेंगे और उनको फिर से उस पर लाकर रख देगी। बाबा साहब ने हमारे परंतु देने के बावजूद भी, जिस तरह भंते जी आपने कहा कि यूपी में बहन जी ने बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल खोल के रख दिए, परंतु वहाँ पे जिस कॉलेज में बाबा साहब के विचार, उसके संस्कार उन लोगों के ऊपर न होने की वजह से वहाँ पे जितनी क्रांति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। जबकि मैं प्रत्यक्ष रूप से औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज बाबा साहब ने प्रस्तापित किए थे, वहाँ पे मैं पढ़ाई करता था। तो वहाँ पे जिस वक्त जो क्रांति होती थी, हम लोग मिलिंद कॉलेज के या बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज के 5 स्टूडेंट अगर जाते थे और उच्च जाति के लोग 20 स्टूडेंट भी होते थे, तो भी हमारे दूर से यानी कट के जाते थे, अरे ये बहुत खतरनाक लोग है, क्योंकि इनके साथ भिड़ना, इनके साथ लड़ना बहुत कठिन है। ऐसा हमारा एक दरारा था, एक प्रभाव था। ऐसा प्रभाव यूपी में नहीं है। बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ करके रख दिया है, परंतु हम उसका इस्तेमाल उस रास्ते पर हमने आत्मसात नहीं किए। अगर हम लोगों ने आत्मसात किए मैं होते। एक और भी प्रश्न लेना चाहूंगा कि यदि मान लिया जाए यूपी में नहीं है, तो महाराष्ट्र में अभी तक कितने ऐसे लोग हैं भारतीय संविधान लागू होने के बाद में, जहां पर इस तरह के सांसद, विधायक या ऐसी अम्बेडकर की विचारधारा पर जीतने वाले लोग जो है वहां गए और उन्होंने इस तरह की कोशिशें की। आपका इस संबंध में क्या विचार है? मेरा यही विचार है बंते जी, हमारे महाराष्ट्र में भला ही सांसद और विधायक चुन के नहीं आए, परंतु यहाँ पर जो संगठनात्मक जो ताकत, यानी चुनकर लाने की ताकत तो नहीं है, ये मैं इस बात को मानता हूँ, परंतु जो धाक है, जो प्रभाव है अन्य लोगों के ऊपर, उच्च जाति के लोगों के ऊपर, वो अच्छी तरह है। क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये बहुत रेयर ऐसे आप देख सकते हैं कि खरलांजी जो कांड हुआ था, जहां पर 4 हमारे लोगों को मार दिया गया था, तो ये बता रहा हूँ कि मेरा ये 4 लोगों को जो मार दिया गया, तो आप इसको किस तरह का धाक मानते हैं? इस तरह का धाक इसलिए मानते हैं, वहाँ पे क्या है, एक्चुअल रेयर ऐसी केसेस होती है महाराष्ट्र में, ये मैं मानता हूँ। खैरलांजी भी हुई है, परंतु खैरलांजी के बाद जो महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं नहीं घटित हुई। अभी यूपी में दूसरे यानी स्टेट्स में आए दिन
ये ऐसे वारदातें होते रहती है। कई बार हमने देखे महाराष्ट्र में इस तरह के नहीं होते हैं। ये है तो ये एक बाबा साहब के विचारों का भला ही चुनाव के वक्त या पार्टी में अलग-अलग गुट में बाँटते हैं, परंतु जब हमारे बौद्धों के ऊपर जो कुछ अन्याय अत्याचार होता है तो निश्चित रूप से ये एकजुट होकर संघर्ष करते हैं और गवर्नमेंट को उनको उनकी औकात दिखाती है, तो गवर्नमेंट भी डरी रहती है कि अरे नहीं इनके इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना, उनके साथ गलत काम करना ये गलत है करके वो डरते हैं। बनते जी यहाँ पे ऐसा एक धाक है, प्रभाव है। तो एक और बात मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे काशीराम जी ने एक बात कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस संबंध में आपके क्या विचार हो सकते हैं? ये जो इस बारे में नारा कांसीराम जो उन्होंने दिया था कि देश एक बहुसंख्यक लोग यहाँ पर रहते हैं, बड़ी संख्या में सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और विन लोगों के लिए ये उन्होंने सभी को ध्यान में रखते हुए बात कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको किस तरह से आप लेते हैं? इस इस तरह मैं ये लूँगा, कांसीराम जी ने जो नारा दिया था वो बहुत ही सही है। कांसीराम बिल्कुल नेक थे, अच्छे थे। वो बहुजनों का उद्धार हो उनकी निष्ठावान थे। वो कभी निस्वार्थ रूप से वो काम करते थे। वो चाहते थे कि हमारे इस बहुजनों की सरकार इस देश में बनाए और उसमें भी अच्छे निष्ठावान लोग उस सरकार में बने रहे। अ ऐसी उनकी सोच थी, परंतु उनके सोच को हमारे नेता लोगों ने स्वार्थ रूप से अपना स्वार्थ साध के काम किया, जिसकी वजह से ये समाज में एक दूरियां निर्माण हो गई, जिसकी वजह से समाज आगे नहीं बढ़ पाया। आज स्थिति देख रहे हैं, 70 साल हो गए हैं अपने को स्वतंत्र मिला। बाबा साहब ने भी अभी लगभग 50 साल जाने के बाद हो गए। कितना परिवर्तन हुआ आप स्वयं हम लोग अनुभव कर रहे हैं। ये हमारी बहुत दुर्दशा हो रही है। एक बात उन्होंने और भी कही थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के समय के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। उस बातों को हमें लेना चाहिए, उनकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए। उन्होंने कहा राजनीति चले न चले, सरकार बने न बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो गति है किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये बात उन्होंने कही थी, लेकिन ज्यादातर जो रुझान है या जो ज्यादातर इंटरेस्ट है वो राजनेता बनने का या नेता बनने का ज्यादा पाया जाता है, राजनीति की तरफ में दिलचस्पी ज्यादा होती है। लेकिन सामाजिक गतिविधियां यदि नहीं की गई, सामाजिक गतिविधियों को नहीं बढ़ाया गया, तो क्या हमारी राजनीति टिक कर रह सकती है? इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक गतिविधियां ये चलनी चाहिए, जिससे बुद्धि का विकास हो जाता है और अपने आप उसमें मनुष्य को संस्कारित करते हैं और जो नैतिकता के आधार पर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए वो संघर्ष करने के लिए भी सक्षम बन जाते हैं। ये नीतियां बिल्कुल आवश्यक है। जो बाबा साहब के विचार, बुद्ध के जो विचार है, हम अपने साथ लाकर अपने आत्मसात कर उस विचारों को अगर चलते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इस नीति को आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे परिवर्तन होगा, क्योंकि पानी अभी सिर के ऊपर से भी जा रहा है। तो मुझे लगता है इन विचारों से प्रभावित होकर कुछ लोगों में सुधार ना होकर, मुझे लगता है संगठित होकर वो अपने कार्य में जुट जाएंगे, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा, क्योंकि स्थिति को देखते हुए, क्योंकि मनुवादी लोग, ये उच्च जाति के लोग काफी हद तक आगे बढ़ गए हैं और इस दुर्दशा को, इस वेदना को समझकर हम लोग आगे चलकर कुछ ऐसा लग रहा है कि एकजुट होकर कार्य करेंगे और ये सब बाबा साहब के विचार, भगवान बुद्ध के विचार हमें आगे बढ़ाएंगे। जो मैं रजनी मैडम से सवाल जानना चाह रहा था
कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो दृष्टिकोण रहा है काफी व्यापक है। वो जानते थे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी लिंग के लोग रहते हैं, चाहे वो पुरुष हो या बच्चे हो या फिर बड़े लोग हो, सभी लोग रहते हैं। लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशल बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देश में महिलाओं का उत्थान एक हम उस आकलन का अंदाजा लगा सकते हैं जिससे समाज में परिवर्तन की उस लहर को देखा जा सकता है, विकासात्मक उन पहलुओं को देखा जा सकते हैं और हम इस बात को भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने देखा हो कि इस 21वीं सदी के जमाने में जहाँ पर महिलाएं देश और दुनिया में आगे बढ़ रही है, चंद्रमा पर भी गई हुई है और न जाने क्या क्या उन्होंने अपने परिवर्तन को लाया, फिर भी अन्य अत्याचार का जो रेशो है वो कम नहीं होते दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ये इस तरह के उत्पीड़न के केस हमें दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में हमें दिखाई देते हैं, बिहार में हमें दिखाई देता है और कई जगह हमें इस सभी चीजों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्या ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बातों को कहने की कोशिश की थी, महिलाओं का उत्थान और फिर भी भारतीय संविधान में उन्होंने प्रावधान रखने की कोशिश की समानता के आधार पर, लेकिन फिर भी उत्पीड़न की जो समस्या है वो अभी बनी हुई है। इतना ही नहीं तो आप देखते होंगे कि आज भी भारत के अंदर में बाल विवाह प्रथाएं है, आज भी महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है, आज भी वो उतना हायर एजुकेशन नहीं ले पाती है, या फिर भी उत्पीड़न की इस तरह की समस्या बनी है। इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है या कौन जिम्मेदार है इस चीजों के लिए? आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक लोगों को बताइए कि इस सभी व्यवस्था के जो कुछ भी समस्या ग्रस्त है, ये मैं रजनी मैडम की तरफ से जानना चाहता था। लेकिन वो शायद उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर क्रांति पर वो ज्यादा बात कहना चाह रही थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसको किस रूप से देख रहे हैं इस 21वीं सदी के जमाने में? माननीय गणवीर वानखेड़े जी, आपसे हमने ये बात यस कही है, बनते जी। ये आपसे हम बात पूछ रहे हैं, आपने नहीं सुना हमारी बात को? हाँ बोलिए ना। हमने ये बात कही थी कि जो मैं बात कह रहा था कि 21वीं सदी के जमाने में चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हरियाणा हो या दिल्ली हो या बिहार हो या पूरे देश के अलग अलग भागों में, फिर भी ये समस्या बढ़ते जा रही है, उत्पीड़न की समस्याएं। और देश में अभी जो कुछ भी हायर एजुकेशन है और आपने देखा होगा कि वो महिलाओं के पास उतना नहीं है, और एक प्रकार से दूसरी तरफ देखते हैं तो बाल विवाह प्रथाएं, घूंघट जैसी प्रथाएं और न जाने कितनी समस्याएं आज भी भारत के अंदर में इस 21वीं सदी के जमाने में देख रहे हैं। तो आप इस पर किस नजर से आप देखेंगे? और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दृष्टिकोण लाई है वो समानतावादी है, फिर भी बदलते हुए इस युग में इतना अंतर क्यों देखा जा रहा है? बनते जी, मैंने पहले आपको पहले ही बता दिया, सभी के सामने मैंने बोल दिया। बाबा साहब ने हमें जो विचार दिए हैं बाल विवाह के विरुद्ध, बाबा साहब ने बोला था कि बाल विवाह करना ये गुनाह है और ज्यादा संतान करना गुनाह है। परंतु हमारे इस देश के लोग बाबा साहब के विचारों को फॉलो नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, जिसकी वजह से बाल विवाह और बढ़ते जा रहा है। आज 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी में भी बुद्ध के बाबा साहब के विचार नहीं मानने की वजह से देश की हालत बहुत गंभीर होते जा रही है। देश किस यानी बर्बादी की ओर जा रहा है। जो हमारे शुद्ध और अच्छे जो देश का विकास, मानव का विकास करने के लिए इतने सारे ग्रंथ बाबा साहब ने दिए हैं, विचार दिए हैं, परंतु वो उस विचारों का अवलंब यानी विचारों को नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से गलती हमारी तो बहुजन लोगों की या देश में रहने वाले लोगों की है, परंतु शासन करती जमात भी, ये लोग भी नहीं चाह रहे कि बाबा साहब और बुद्ध के विचार इस देश में चले। भला ही इस देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग, बीजेपी तो पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, साजिश में है। इस देश में केवल राम राज्य स्थापित करना और यहाँ पे गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आए दिन जो अच्छे लोगों के ऊपर वो लोग घाव करते हुए उनको बर्बाद कर रही है। परंतु ये बहुजन समाज ने जागरूक होकर बाबा साहब के विचारों को, जिन्होंने बाबा साहब ने बहुजनों को उत्थान करने के लिए
अपने जीवन का पूर्ण रूप से त्याग किया है, उस त्याग को हम भूल गए। जिस अवस्था में हम दलदल में फंसे हुए थे, उस दलदल से ऊपर उठाकर बाबा साहब ने सब कुछ दिया है, परंतु हम आज भी स्वार्थी भावना रखते हुए एकजुट नहीं हो रहे, संगठित नहीं हो रहे, जिसकी वजह से फायदा मनुवादी लोग ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत परिस्थिति बेकार है। अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी तो 21वीं सदी में भी भारत एक ऐसा देश बनेगा कि जिस तरह पहले राम राज्य था, ये मनु के विचारधारा थी, उस तरह हम और फिर से दलदल में फंसेंगे। कीड़े मकोड़े जैसे हम जीवन यापन करेंगे और हमारा कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। अगर इसको भली भांति हम लोग अगर जानते हैं, सही में हम अपने आप को बाबा साहब के सही फॉलोअर समझते हैं, तो निश्चित रूप से इस विषय पर इस इस विचारों को गहनता से अपने आप के अपने अंदर स्थापित करके अगर चलते हैं, तो निश्चित आगे चलकर हम अपना उत्थान कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और 21वीं सदी हम अच्छी बना सकते हैं। परंतु जो आज इस स्थिति में जैसे है, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो 21वीं सदी में हम फिर से वो जो बाबा साहब के पूर्व जो स्थिति थी पहले, वैसी स्थिति में आ जाएंगे। ये पक्का भय हम लोगों में निर्माण हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक अच्छा हमारा समय जो है वो खत्म होते आ रहा है। आपका जो समय है वो अभी हम लोग खत्म करने के तरफ में आएंगे। तो हमारे जो कुछ भी रजनी निगरानी और डॉक्टर नानक चंद, क्योंकि उनका नेटवर्क बराबर नहीं है, इसलिए वे नानक से भी दोबारा जुड़े, लेकिन फिर से उनका नेटवर्क सही नहीं होने की वजह से वो फिर से नहीं जुड़ पाए। तो ये हम लोग जो कि 3 लोगों को हमने आमंत्रित किया था, जिन्होंने अपनी प्रमुख रूप से बातें कहने की कोशिश की, क्योंकि यह आज की चर्चा थी और चर्चा में जिन लोगों ने भाग लिया है उन्होंने कई तरह की बातों को समझने की कोशिश की थी। मैं आज कांसीराम की एक बातों को मैं कहते हुए, उन्होंने कहा था कि आई लिव एंड डाई फॉर द अम्बेडकर फूले मूवमेंट, कि मैं जीवित हूँ और जीऊंगा और मरूंगा सिर्फ अम्बेडकर फूले की इस विचारधारा के लिए। और वो सही भी बात है कि उन्होंने अपने जीवन काल में अथक परिश्रम करके उन्होंने अपने जीवन को उस तरह से ढाल लेने की कोशिश की थी जिस तरह से एक मशीन काम करती है। उनके साथ रहने वाले लोगों ने, काफी लोगों ने हमें बताने की कोशिश की कि उन्होंने बहुत काम किया, कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी उन्होंने खाना खाया, और लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन की जो कुछ भी आंदोलन की गति थी वो उन्होंने धीमी नहीं की, वे सतत बनाते उसे बढ़ाते रहे और उस बढ़ाई हुई चीजों को आगे ले जाते रहे। उन्होंने कहा मैं अकेला निकला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। इस कई तरह की बातों को उन्होंने कहने की कोशिश की और वो बातें आज भी वर्तमान में सही है कि हमने अपने उस काम के तरफ में आगे बढ़ाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुजन जिसे हम कहते हैं, जो अनेक प्रकार की समस्या है उसे दूर करने के लिए हमारी अपनी एकता वो सदा बरकरार रहे, उसके आधार पर हम सही नीतियों को चुनने की कोशिश करें। उसमें हम देखें अपना हित और समाज का हित बेहद जरूरी माना जाता है, अपने हित से ज्यादा समाज का हित बहुत जरूरी होता है। आज विदेश के अंदर में कई ऐसे नेता हैं जो हमारे अपने हित तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों का यानी समाज का हित बिल्कुल भी नहीं उस तरह की सोच रखते हैं। तो इसलिए हमें इस बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करना कि मानव के काम आ सके, मानव एक दुनिया में अपनी उस प्रेरणा को जगा सके जिसके अंदर में वो भावना छिपी हुई है। तो इस तरह की जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में काम आने वाली बातें हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे और जो कुछ भी हमारी अपनी प्रतिभा होगी उस प्रतिभा को हम निखारने की कोशिश करें, जिससे हम अपने जीवन को सामाजिक हित में लगाए रखने की कोशिश करना जरूरी है। इसलिए कांशीराम की एक महत्वपूर्ण बात आती है कि उन्होंने एलिनेशन ऑफ कास्ट जो किताब थी, जाति उच्छेद योग, उन्होंने काफी बार पढ़ी और उन्होंने उस यंत्रणा को समझ लिया कि इस देश की जो विकराल समस्या है वो जातिवाद है और उसे उन्हें दूर करने में उस काम को लग चुके थे और उन्होंने अपने माध्यम से कुछ हद तक दूर करने की कोशिश की। तो इस तरह के हमने आज इस स्मृति के अवसर पर हमने चर्चा सत्र का आयोजन किया था, जिन्होंने अपनी अपनी 3 प्रमुख वक्ताओं को हमने आमंत्रित किया था, जिन्होंने अपनी कुछ हद तक विचार को देने की आप लोगों को कोशिश की। आप लोग भी इस सभी लोग चर्चा सत्र में जुड़े
तो यही हमें मानना है कि हम अपने जीवन काल में कामयाबी के तरफ जाने के लिए, और जो हमारे महापुरुष होकर गए हैं, जिन्होंने एक लंबा समय अख्तियार करके इस मानवतावादी संस्कृति को हमें दिया है, तो उसका हम हमेशा हिफाजत करेंगे, उसे हम अपने जीवन काल में उतारे रखने की कोशिश करेंगे। यही हमारे लिए सुख का कारण है। चाहे कोई भी हो, किसी के माध्यम से भी काम किया गया यदि मानव हित में है, तो वह हमारे लिए योग्य है, हमारे जीवन के लिए उतारने के लिए योग्य है। और इसलिए हमने पहली बार ही अपने इस महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से हमने चर्चा सत्र का आयोजन किया। ये पहली बार था, इसको हमने आज से शुरू किया है। तो आप और भी आगे आप लोगों के लिए चर्चा सत्र जारी रहेगा, लेकिन समय समय पर आप लोगों के लिए भारत की मूलभूत समस्याएं जो भी है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, कई तरह की तमाम समस्या जो भारत के अंदर में होगी, उन सभी समस्याओं पर हम लोग समय समय पर आप लोगों को जो भी उस विद्वान लोग हैं या जो उस काम को करने के लिए समझते हैं या समझ रखते हैं, वे सभी लोगों को हम समय समय पर आमंत्रित करेंगे और अपने दर्शकों को वह लाभ देने की भी कोशिश करेंगे, जिससे वह वर्तमान की विचारधारा को वह समझ सकते हैं कि हमें किस ओर आगे जाना है और किस ओर आगे नहीं जाना है। ये तमाम बातें जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और इसलिए आज हमने स्मृति के दिन के अवसर पर प्रथम बार ही चर्चा सत्र को हमने आयोजित किया। अब हम समय समय पर ये करते रहेंगे, जो आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक बातें होगी। अब समझ सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आज का चर्चा सत्र काशीराम जी की स्मृति प्रिय का हम लोग यहीं पर इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पुनः एक बार उनके जीवन के जो कुछ अथक परिश्रम है, उन्होंने जो परिश्रम किया, इसलिए उनके प्रति हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और आज की इस चर्चा सत्र को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। आप सब लोगों ने आज इसमें भाग लिया, बहुत बहुत हिस्सा लिया, तो सब लोगों के प्रति में मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ, और यहीं पर हम लोग इसे समाप्त करते हैं। बहुत मंगल। साधु साधु साधु।